नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार गिरने वाली है? क्या अपनों ने ही शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? खबर यह है कि मरियम नवाज अब बगावत पर उतर आई हैं और सीधे तौर पर सिंध और पंजाब प्रांत जो है उसकी सरकारें आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे को चेतावनी देती हुई नजर आ रही हैं कि अगर यहां की सुविधाओं को नहीं देखा गया, सिर्फ पंजाब पर ही फोकस किया गया, सिंध पर फोकस नहीं किया गया, तो बवाल आगे तक भड़केगा और इसका नतीजा क्या होगा? शहबाज शरीफ को बुरा ही भुगतने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक साथ हैं। अभिषेक, पूरा विस्तार से मामला बताइए कि आखिर क्यों अपनों के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं? क्या वाकई में पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारत ही है। जैसे पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया। उसकी वजह से पाकिस्तान में मौजूदा वक्त में 17% कम पानी जा रहा है। साथ में जो डेटा होता है, कब कितना पानी छोड़ा जाएगा, कब कितना पानी रोका जाएगा, वो डेटा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से अभी जो मानसून जब वापस गए और जो बारिश हुई, जिसमें भारत के भी कई हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश हुई, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बाढ़ आई। सिंध और पंजाब के इलाके ज्यादातर इससे प्रभावित दिखे। लगभग 65 लाख लोग इसमें प्रभावित हुए, जिसके बाद सरकार की तरफ से उन प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया। तो यहां विवाद हुआ उस मुआवजे में पारदर्शिता न रखने के लिए। पंजाब में देखिए, मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, जो PMLN पार्टी है शहबाज शरीफ की, उस पार्टी से वो आती हैं। दूसरा PPP, पाकिस्तान पीपल्स जो पार्टी है, उसकी सरकार है सिंध में, जिसकी अध्यक्षता पार्टी की कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। उनके पिताजी आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति हैं मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के। तो जब मुआवजे का बंटवारा होना शुरू हुआ तो PPP के नेताओं ने यह आरोप लगाया। देखिए, इसमें डायरेक्ट बिलावल भुट्टो या फिर मरियम नवाज की बयानबाजी सामने नहीं आई है। अभी तक उनके जो प्रवक्ता हैं वही बातचीत कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं। यहां सिंध की सरकार की तरफ से पंजाब की सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि जो मुआवजा मिल रहा है वो पारदर्शी तरीके से नहीं मिल रहा है। पंजाब के लोगों को ज्यादा मुआवजा मिल रहा है और सिंध के जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं उपेक्षा की जा रही है। मतलब फिलहाल ये ट्रिगर पॉइंट बना। हालांकि इससे पहले मार्च 2025 में यहां एक चोलिस्तान नहर परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 6 नहर बनाने की बात कही गई थी, या फिर कहें कि 6 टनल्स बनाने की बात कही गई थी, जिसमें से 2 टनल्स पंजाब में जानी थी, 2 सिंध में जानी थी और 2 बलूचिस्तान में जानी थी। उसका जो मेन रीजन था वो जो चौलिस्तान वाला जो इलाका है, जो रेगिस्तान है, उसे उसके लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना था। लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि उससे सिंचित करने का प्रोग्राम बनाया गया था। लगभग 85 अरब डॉलर का इसमें टारगेट रखा गया था। लेकिन यहाँ सिंध के लोग इस बात के ऊपर बिफर पड़े और उन्होंने विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें हमने मार्च के आसपास दर्शकों को दिखाई थी, किस तरीके से विरोध हुआ था। वहां ये कहना था कि पहले ही पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है पानी में, क्योंकि इस जो संधि हुई है दोनों राज्यों के बीच में, उसके हिसाब से सिंध को इस नदी का लगभग 46.92% पानी मिलना चाहिए, जो कि पंजाब की तरफ से उतना पानी नहीं छोड़ा जाता है। पहले पानी कम छोड़ा जाता है और ऊपर से अब और एक्स्ट्रा 2 टनल्स निकालकर वो पंजाब के रेगिस्तान वाले इलाके में ले जाने से सिंध के लोग कहीं ना कहीं भड़के हुए थे। तो और ये अब जैसे मुआवजा बांटने की बात आई, वो इसका ट्रिगर पॉइंट बना। हालांकि जैसे ही भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया गया तो परियोजना का काम रुक गया, ठप हो गया। मतलब वो होने वाला भी वैसे नहीं, क्योंकि सिंध के लोग उसे लेकर बहुत ज्यादा भड़के हैं और वो अपने हिस्से का पानी किसी भी सूरत में पंजाब को नहीं देना चाहते। यहां आरोप ये भी लगाए सिंध की तरफ से पंजाब सरकार के ऊपर कि सिर्फ पंजाब में रहने वाले लोग ही पाकिस्तानी नहीं है, सिंध में रहने वाले, बलूचिस्तान में रहने वाले और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में रहने वाले लोग भी पाकिस्तानी हैं, आपको उन्हें भी पाकिस्तानी समझना होगा। तो यहां इन दोनों का यह विवाद रहा। अब जैसे आपने बात कही कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो गिर सकती है, जी हां, बिल्कुल गिर सकती है, क्योंकि कुल बहुमत के लिए पाकिस्तान में 169 सीटें आप लगा सकती हैं कि 170 सीटें चाहिए, क्योंकि 342 सीटें वहां के संसद में हैं। अब जब 2024 का जो चुनाव हुआ, जिसमें रात को 8 बजे के बाद पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ और किस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ, किसे जिताया गया किसे हराया गया, उसमें PPP के पास आपकी 73 सीटें हैं
और जो ये शहबाज शरीफ की पार्टी है PMLN, इसके पास 123 सीटें हैं। दूसरी सबसे तो बड़ी मतलब पार्टी यही है। हाँ, PPP दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जादुई आंकड़ा जो है 169 का, उस तक कोई भी नहीं पहुंच रहा था। इसीलिए फिर मार्च में, यहाँ दोनों फरवरी में चुनाव होते हैं और मार्च में फिर दोनों नेताओं का गठबंधन होता है। हालांकि कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, किसी पार्टी के पास 20 सांसद है, किसी पार्टी के पास 2 हैं, किसी के पास 4 हैं। यहां PPP अगर अपना समर्थन वापस ले लेती है तो शहबाज की जो सरकार है वो गिर जाएगी और उसके साथ ही आसिम मुनीर की जो तानाशाही पाकिस्तान में चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी, जो कि ये दोनों ही नेता नहीं चाहते। चेतावनी साफ दे दी गई है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम चाहें तो सीनेट में भी हम बड़ी पार्टी हैं और अपना बहुमत वापस नहीं, यहां सवाल पूछा गया था पीपी के प्रवक्ता से, और ये ज्यादा गंभीर है शहबाज शरीफ की सरकार के लिए। जब पीपी के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया कि क्या आप विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई साफ जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन उस जवाब में विरोधाभास जरूर था। कहा गया कि अगर भविष्य में ऐसी सिचुएशन आई, कंडीशन आई और पारदर्शिता नहीं अपनाई गई सिंध के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि हम विपक्ष में बैठकर जनता की आवाज को बुलंद करें। और जनता की आवाज को बुलंद करने के चक्कर में अगर 73 सांसद इस गठबंधन से हट जाते हैं तो ये बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 230 ही सांसद गठबंधन जो फिलहाल चल रहा है उसे मिलाकर हैं, तो बहुत ज्यादा बहुमत ऐसा नहीं है। और पीपीपी अगर हटती है, हालांकि इस विवाद को खत्म करने के लिए जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने गृह मंत्री मोहसिन नकवी को बुलाया था कल कराची में, कल फोन पर बात की थी और आज बुलाया भी था कि किस तरीके से इस विवाद को सुलझाया जाए। यहां मरियम नवाज का जो रवैया है बात करने का पीपीपी के नेताओं से, वो उससे ज्यादा पीपीपी के नेता ज्यादा चिड़े हुए हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी के नेता ज्यादा चिड़े हुए। कुर्सी अगर कोई जाएगी तो उसका रीजन मरियम नवाज बनेगी। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि मरियम नवाज उसका सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट या फिर सबसे बड़ा कारण बने, क्योंकि मरियम नवाज इस विवाद को बहुत बेहतर तरीके से सुलझा सकती थी। क्योंकि आखिरकार पारदर्शिता की कमी थी जिस तरीके से मुआवजा बांटा जा रहा था, क्योंकि 65 लाख लोग प्रभावित हुए और उसमें से कुल जितना आंकड़ा निकलकर सामने आया, 4 से 5 लाख लोगों को ही सिंध के लोगों को चुना गया था जिन्हें मुआवजा देने की बात कही गई थी। बल्कि जबकि विषय की लगते आए हैं ना कि पंजाब को ही हर सुविधा दी जाती है। आप देख लीजिए, पीओके के लोग इसीलिए विद्रोह कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग इसलिए विद्रोह कर रहे हैं कि सारा रखरखाव पंजाब का होता है और जितने खनिज पदार्थ वहां के उठाकर पंजाब को दे दिए जाते हैं और पंजाब से सारी बाहर डील हो जाती है। और ये सारे जो इलाके हैं वो सिर्फ भूखमरी की कगार पर हैं, तबाही वो सब झेल रहे हैं और सरकार यहां पर आंख मूंद कर बैठ गई है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। पीओके का इलाका, वहां से बिजली पैदा की जाती है और 80% बिजली सिर्फ पंजाब को दी जाती है, कुछ बिजली सिंध को दी जाती है। लगभग 1400 मेगावाट बिजली वहां से उत्सर्जित की जाती है, बनाई जाती है। और पीओके के लोगों को जहां वो बिजली बन रही है वहीं के लोगों को कीमत डबल देनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ा। 38 सूत्रीय मांगे सरकार के सामने रखी गई, जिसमें से मांगे ये थी कि आप हमारे यहाँ बोर्ड बनाइए, स्कूल्स खोलिए, सड़कें बनाइए, यहाँ हॉस्पिटल्स बनाइए। इतना पिछड़ा हुआ पीओके का इलाका है। महज अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो पीओके के लोगों की महज प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 35,000 रुपए है, जो कि शायद जीवन चलाने के लिए काफी नहीं है। अब मरियम नवाज और ये जो चौलिस्तान वाली नहर परियोजना के बारे में मैंने आपको बताया, इसका जो उद्घाटन किया था ये मरियम नवाज ने और आसिम मुनीर ने ही किया था। अब आप यहां सोचेंगे आसिम मुनीर तो सेना अध्यक्ष था, आसिम मुनीर का क्या मतलब? तो इन दोनों के रिश्ते को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर भी बातें चलती रहती हैं कि दोनों के बीच किस तरीके का रिश्ता है। तो साथ में ये भी जान लीजिए कि 2028 तक कम से कम इस दोनों को अपनी सत्ता बचाकर रखनी होगी, क्योंकि अभी जो डील करके आए हैं ये लोग अमेरिका से बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स की $550 मिलियन की, उसमें जो फेजेस रखे गए हैं वो 2025 से 26, 26 से 27 और 27 से 28, हालांकि 28 से 29 का भी एक फेज रखा गया है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। यहां शहबाज शरीफ का जो ज्यादातर
बिजनेस है, ज्यादातर पैसा है नवाज परिवार का वो सारा लंदन में लगा हुआ है, और आसिम मुनीर का सारा क्रिप्टो का और बाकी जो बिजनेस है वो पूरा सऊदी अरब में है। और इसी धंधे को बचाकर रखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पीटीआई के समर्थक मांग कर रहे हैं इमरान खान को बाहर निकालने की, और लगातार ये असमानताएं पैदा पाकिस्तान में हो रही हैं, उससे दोनों नेता घबराए हुए हैं कि अगर 28 तक इनकी सरकार नहीं चली तो इनका जो धंधा है वो चौपट हो जाएगा, इनका जो पैसा लगा है ब्रिटेन में और सऊदी अरब में वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए ये ट्रंप को एक रिश्वत के तौर पर बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स देकर आए हैं। बाकी जिस तरीके के हालात खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पीओके हो, सिंध हो में चल रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि ज्यादा दिन शहबाज की कुर्सी टिक पाएगी और ज्यादा दिन ये जो तानाशाही है मुनीर की वो चल पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से अब बिलावल भुट्टो की पार्टी और मरियम नवाज की पार्टी आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ की कुर्सी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि सारी सुविधाएं सिर्फ पंजाब को देना और बाकी प्रांत तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन पंजाब जो पाकिस्तान की सरकार है, शहबाज शरीफ और वहां की सेना सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही है और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। और इसी वजह से चारों तरफ से पाकिस्तान में आवाज उठती नजर आ रही है। कोई आजादी की मांग उठा रहा है तो कोई टुकड़े टुकड़े की मांग उठा रहा है। फिलहाल आगे कुछ क्या तस्वीर देखने के लिए मिलती है पाकिस्तान में और क्या कुछ खबर निकलकर सामने आती है वो हम आपको देते रहेंगे। सारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।